वो पेशेंट जो 12 साल से रोटी और चावल तक नहीं खा रही थी, सब खा रही है, टाइम टू टाइम बिरयानी भी खा रही है, शादी में भी जा रही है, अभी क्या बोल रही है, बस ये खुजली के लिए कुछ कर दीजिए। अभी उसका सारा कंसंट्रेशन खत्म है। इस रिंग वर्म से गाल पे किसी की जान जाएगी? जबकि उसको जो कंप्लेन था उसमें जैसे सूख गई थी, अभी कई किलो वेट बढ़ा है उसका उसका जीआई सिस्टम ठीक होने के बाद। दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे स्पेशली जिस तरह से जिद कर रही थी, हमने जिस तरह से उसको थोड़ा सा हार्ड वे में भी समझाया पिछले बार भी वो करके, नहीं तो वो कहीं ना कहीं कोई जाके मरहम लगाना शुरू कर देती। और नए डॉक्टर्स अक्सर पेशेंट को प्लीज करने के चक्कर में वो कुछ ना कुछ फिर वो स्किन वाला खाने को या लगाने को या कुछ दे देते हैं। एंड दैट इज, इसको बोलते हैं ना कि अच्छा खासा काम करके और सब पे पानी फेर देना। और अगर आपका कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथिक फिलॉसफी पे नहीं है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा ऐसी गलती करोगे। आज के दौर में मार्केट पे आप देखोगे आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, एक ट्रेंड हो गया लोगों को, बहुत सारे जगहों में एक ग्रुप बन गया है और वो कहेंगे कि आई डोंट बिलीव इन मायज़म, मायज़म से कुछ नहीं होता है, एक्स वाई जेड। किसको कितना समझाते जाओगे अलग बात है, लेकिन अगर मायज़म का समझ नहीं होगा तो ये जो हनीमैन का एडवांसमेंट है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ऊपर, इसको आप अच्छे से कभी भी फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। और दूसरा होता है कि कुछ लोग इसको यूटिलाइजेशन करते हैं लेकिन समझते नहीं कि इसमें मायज़म है और इसलिए मायज़म को नकारते रहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कुछ बच्चे, जब गरीब किसान के बच्चे जब कुछ अच्छी नौकरी पे चले जाते हैं ना, तो बोलते हैं ना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं तो आज उनको लगता है कि माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं है। उनको पता नहीं कि अगर नहीं कुछ किया होता तो आज वो भी कहीं और गुल्ली डंडा ही खेल रहे होते। तो सिमिलरली वी आर enjoying the benefit of the knowledge of advancement of homeopathy because of theory of chronic disease, but still we are not appreciating its function, और हम कहते हैं कि हम इसको यूज नहीं करते। क्लास में भी अभी तुम लोग को बोला था, अभी फिर बोल रहे हैं, एक होम्योपैथ अगर स्किन डिजीजेज में इस तरह से, खास कर रिंगवॉर्म, सोरियासिस, अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई करता है, नो मैटर इट इज विच मेडिसिन, तो इससे बड़ा एथिकल क्राइम नहीं है कुछ, और इससे बड़ा इंसल्ट टू योर कॉन्सेंशियसनेस नहीं है। और अगर आप अवेयर नहीं हो तो यू शुड हैव, और अवेयर हो कि अगर करते हो तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करप्टेड मेंटेलिटी। ये तकलीफ कभी भी आपको जानलेवा नहीं होगी, लेकिन इसके सप्रेशन के बाद जो निकलेगा ना, इट इज नॉट ओनली डिस्टर्बिंग टू दैट इंडिविजुअल, रादर इसके बाद जो उसके साथ उससे होने वाला जनरेशन है ना, उस तक को वो डिस्ट्रॉय करेगा। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान निकल के आया है, देन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ योर गुड प्रिस्क्रिप्शन, प्रोवाइडेड इट इज नॉट ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉज। अगर उसकी वजह से नहीं है, मेडिसिन देने के बाद अगर वो ऑटो निकल के आया है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, देन इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ गुड प्रिस्क्रिप्शन। और ऐसे में अगर आप एलएम पोटेंसी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो ना दवाई को रिपीट करना, ना दवाई को चेंज करना, वेट फॉर प्लेसिबो एंड वेट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर विथ प्लेसिबो। ठीक, अब आपके थायरॉइडिनम वाला केस,
सर मुस्कुरा दो सर, थोड़ा सा और, अरे थोड़ा, हाँ गुस्सा रहा है नहीं। देखो इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन था थायरॉयडिनम का, और वो था कि एक एलर्जिक मैनिफेस्टेशन डेवलप होता है उसको पहले, एंड दैट प्रीसीड दैट डिजीज कंडीशन। नहीं देख तो हमेशा ही खुजली जैसा होता है, क्या बता रहा था, एक आर्टिक इचिंग होती है, ये बोल रहा था ना, वो होता है, और फिर जाके एक नया स्पॉट निकलता है और फिर वहां पे वो एक बीमारी परसिस्ट हो जाती है। जबकि ये इचिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ लिकोडर्मा। ये एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इन फेवर ऑफ थायरॉयडिनम। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम कहते हैं कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, इसको आप कह सकते हो पैराडॉक्सिकल। जो ये वाला सिम्टम इग्नेशिया में भी बहुत प्रोमिनेंट है। सिम्टम क्या है याद है, केस लिया था ना, किसने लिया, सिम्टम बताओ ये वाला जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम या पैराडॉक्सिकल का हो। जब जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है उसको भूख बहुत बढ़ जाती है और तब और इससे भूख नहीं लगता, और जहाँ स्ट्रेस में होता है खूब बढ़ जाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो थायरॉयडिनम के फेवर में था वो था, वो देखो उसका कितना स्ट्रेसफुल लाइफ था, घर से लेके निकला अच्छा खासा, उसने क्या कहा कंफर्ट जोन को छोड़ के निकले, और 4 एपिसोड बताया जिसमें उसने इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल किया। ये जो स्ट्रगल एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ थायरॉयडिनम एंड एड कॉर्टेक्स। और presence of this autoimmune disease, thyroidinum or ad cortex, sometimes your ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, और अदरवाइज में चले जाओगे तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्लेवेटम, कोका, ये कुछ ग्रुप है जहाँ पे अगर लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग जद्दोजहद यार अपने एस्टेब्लिशमेंट का, क्या बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस, ये आपके लाइवलीहुड के लिए फैमिली में इसमें उसमें जो आप अगर वो लेके बहुत इस हाल से जुड़ते हो तो ये सिम्टम एक इंडिकेशन है आपके, ये जो दवाई बताया अलॉन्ग विथ योर थायरॉयडिनम। बाकी फीचर लेके आ रहा है तो हमने इसको दिया यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम दिस रेमेडी। ठीक है, नाउ अप टू यू, व्हाट एल्स यू वांट टू नो। सर सर्वाइवल और जो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल है ये तो उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, उसके लाइफ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। हाउ इज इट अ सिम्टम ऑफ द पर्सन? उस देखो बारिश तो मौसम पे डिपेंड करता है, लेकिन हर कोई तो भीगता नहीं है ना, लेकिन हम गेटिंग वेट आफ्टर फिर देते हैं ना, एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं ना कॉज, एक प्रोबेबल कॉज के ऊपर, नॉट इट इज अ फिक्स कॉज। तो उसी तरीके से ये स्ट्रेस के बाद एक सीवियर इवेंट के, समटाइम्स सर्टेन स्ट्रेस ऑफ मेडिकेशन, सर्टेन स्ट्रेस ऑफ लाइफ, सर्टेन स्ट्रेस ऑफ डिजीज, उसके बाद अगर एक एपिसोड एक पर्सन के अंदर ये कोई कंप्लेन निकल के आता है तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। वो एक लाइफ का इवेंट है, बट हर कोई क्या उस फेज से गुजरा है। आप हर का 10 पेशेंट को देखो, क्या उस तरह से वो लाइफ में वो जो स्टेजेस बताया अपने स्ट्रगल का, कि बोला कि किस तरह का लाइफ ऐसा था कि हमने डिसीजन लिया, अगर थोड़ी सी चूक हो जाती तो हम 360 डिग्री पे फेल्यूर हो जाता। तो अब सोचो
उसने एक पहला इंडिकेशन उसका बता रहे हैं, उसने कितने हल्के से कहा कि फैमिली और जॉब, वाइफ और उसके मदर के बीच सास बहू की प्रॉब्लम, अब उसको लेके वो घर छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा थोड़ी कि उसको उसका कपड़ा नहीं पसंद आया होगा तो घर निकल गया होगा। एक इंसिडेंस सोचो कि ये इंसिडेंस का जब एक इस तरह से आउटकम निकल के आता है तो ये एक दिन की बात नहीं होती, और इसका थ्रेशोल्ड इतना लो भी नहीं होता कि हर कोई अपने पेरेंट्स को छोड़ के और वाइफ के साथ बाहर शिफ्ट हो जाए। तो ये जितना आसानी से 3-5 मिनट लगा कहने में और सुनने में, ये इतना आसान और इतना कम ड्यूरेशन का इफेक्ट होता नहीं है। एंड डिस्टर्बेंस विद इन द फैमिली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेसर। और खास के अगर इस तरह से दो रिलेशन के बीच में आपको डिसीजन देना हो ना, दोस्त और दुश्मन के बीच का फाइट, उसमें सिर्फ लड़ाई होती है, लेकिन दोस्त और दोस्त के बीच जब फाइट होती है ना, जब चॉइस करना हो, तो उसमें सिर्फ लड़ाई नहीं होती, उसमें बड़े सारे और पैरामीटर आपके लाइफ के निकल के आते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए। और उसमें आपकी बड़ी सारी वो जो क्या बोलते हैं ना, पर्सनालिटी बिल्डिंग, वो डेवलप होता है। जो बोलते हैं ना कि अगर दुश्मन पे तीर चलाना हो तो फिर ये कृष्ण जी को गीता का उपदेश नहीं देना पड़ता, वो तीर अपनों पे चलाना था, इसीलिए गीता का उपदेश आया था। That difficulty you think when someone having a problem and you have to choose within the family, the impact you can choose. तो उस स्ट्रेस को इतना हल्का और सस्ता मत समझना, ठीक है? और बोलो, रिलैक्स बैठ जाए यार, तो स्टैचू रिलैक्स ही हो। आपने कहा था ना इवेंचुअली उनको क्लेवेटम देने की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बहुत सारे जो कॉन्कोमिटेंट्स है ना, दैट गोज इन फेवर ऑफ क्लेवेटम। और ये तो जस्ट हमने बता दिया, एक्चुअली बिगनर्स को और खास के बच्चों के लेवल पे ये हम जनरली बोलते नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है या उसको आप गलत तरीके से यूटिलाइज करने लगोगे। तो अक्सर ये देखा जाएगा कि देखोगे कि जब थोड़ा सा इन डेप्थ अगर आप मटेरिया मेडिका और पेशेंट को समझने लगोगे तो यू विल फाइंड ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। जब हम कहते हैं ना कि टोटलिटी बनाते हैं या प्रिस्क्राइबिंग का अंडरस्टैंडिंग, या कुछ लोग बोलते हैं ना कीनोट प्रिस्क्राइबिंग, आप देखोगे कि एक पेशेंट के अंदर सिर्फ एक ही ड्रग और एक ही यही सिर्फ एक ड्रग निकल के आ रहा हो, ऐसा जल्दी नहीं होता, या ज्यादा नहीं होता, या बहुत कम होता है। खास के बहुत सारे क्रोनिक केसेस में देखोगे कि एक साथ कई सारे ड्रग निकल के आ रहे होते हैं। ऐसे कंडीशंस में देखोगे कि कई सारों में, आपने कभी फोटोग्राफी की है? फोटोग्राफी में आपने कभी जो अच्छे से स्टैंडर्ड कैमरा वाले फोटोग्राफर से देखो, जो वो क्या बोलते हैं ना, पोर्ट्रेट जूम करते हैं, जिसमें एक चीज क्लियर होता है और बाकी थोड़ा सा ब्लर्ड होता है, पीछे बैकग्राउंड होता है ना, बट वो भी तो एक बैकग्राउंड होता है। तो ये जो पिक्चर को अगर आप ये क्लियर और ब्लर्ड, ये जिस दिन डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे पेशेंट के ड्रग पिक्चर में, सिम्टोमेटोलॉजी में, इसी को हनीमैन कहता है कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट मैनिफेस्टेशन, वो क्लियर वाला है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड है। अब जब आपके ट्रीटमेंट के बाद ये क्लियर होगा ना, तो अब फिर बैकग्राउंड से कुछ देखोगे और आगेगा सामने की तरफ, अब वो एक क्लियर में आएगा, फिर कुछ बैकग्राउंड में रहेगा, एंड दैट इज वन बाय वन, वन स्टेप बाय वन, यू विल गो एंड क्लियर द होल थिंग। तो उस ब्लड को जब आप देखने का स्किल आ जाएगा ना, तो आप कह सकते हो कि इन फ्यूचर इसको ये वाली दवाई भी जा सकती है, बट इट इज एन एक्सपेक्टेशन,
इसको बहुत ज़्यादा फिक्स लेके नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट के बाद कभी बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है सिम्टम में, तो पूरा बैकग्राउंड ही बदल जाएगा बाद में। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, बट इसको रिजिड नहीं मानना चाहिए। और अभी उसके बैकग्राउंड में वो पिक्चर ऑफ लाइकोपोडियम दिख रहा था, तभी हमने कहा कि इसको इन फ्यूचर ये जा सकता है। और कुछ सर, जैसे इस पेशेंट में आपने बताया कि मतलब वो फैमिली से सेपरेट हुआ, मतलब दो लोगों के बीच में चूज करना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ब्लड लाइन में ही रिबेलियस हो जाते हैं, मतलब रिश्ते नाते तोड़ के भी ठीक है, अगर इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। तो उस टाइम पे हम किस साइड मतलब अप्रोच कर सकते हैं अगर हम मेडिसिन की तरफ जाएं? देखो, ब्रेकअप होने से हर कोई देवदास नहीं बन जाता, नहीं। बहुत लोग रणबीर कपूर भी हो जाता है, बहुत लोग सैफ अली खान भी हो जाता है। अब पर्सनल लाइफ नहीं बोल रहे हैं हम, फिल्म के रेफरेंस में बता रहे हैं, हाँ, उसको पर्सनल लाइफ के ऊपर मत ले लेना। जो कुछ फेमस फिल्में हैं, रिएक्शन नहीं देखते हो, दिल पे पत्थर रख के क्या मेकअप कर लिया, कुछ है ना, आगे बढ़ गए। तो कुछ लोग मूव ऑन हो जाते हैं, कुछ लोग ऑन हो जाते हैं, कुछ और खुश हो जाते हैं। तो हर कोई तो देवदास नहीं हो जाता। तो एक ही इंसिडेंस कुछ हुई है, सबके अंदर एक जैसा ही रिस्पॉन्स है, रिएक्शन हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमको तो उस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और रहा कि कुछ रिबेलियस हो जाता है, तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो तुम लोग फिल्म कोई देख के आया, कुछ लोग गए हो देखे ना, हमने तो फिल्म अभी पूरी देखी नहीं है, बस कुछ ट्रेलर के बेसिस पे हम आपको असेस कर रहे हैं। अभी ये जो कौन तुम्हारी आई है एनिमल, इसमें जो अभी जस्ट ट्रेलर के बेसिस, बिकॉज फिल्म देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से आपको असेस कर पाएंगे। इसमें जो अनिल कपूर और रणबीर कपूर के बीच का जो रिलेशन है, वो देखे हो क्या, किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है? मतलब ट्रेलर में तो यही समझ में आया कि बचपन से उसको हाँ, वही ट्रेलर देख के हमको अमिताभ बच्चन का शक्ति फिल्म याद आ रहा है। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की वो फिल्म देखे हो, शक्ति फिल्म है ना, जिसमें दिलीप कुमार पुलिस ऑफिसर होता है, बाद में अमिताभ बच्चन को गोली मारता है, वो बेटा रहता है उसका। देख लेना, वो रोल इस पे हमको फिट बैठता वो लगता है। तो वो किस तरह से अब फैमिली में इस डिस्टरबेंस का रिस्पॉन्स होता है, वो डिपेंड करता है कि आप फैमिली में किस तरह से ट्रीट किए गए हो और हाउ यू हैव टेकन इट। अब वो शुरू से ही सेपरेशन और नेग्लेक्टेड और अबेंडेंड वाली फीलिंग रहेगी, तो या तो वो ग्रीफ निकल के आए, चाहे वो रिवोल्ट निकल के आए, चाहे वो रिवेंज निकल के आए। तो वो तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। उसके लिए बहुत कोई आप एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स या फिक्स्ड मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। सब कुछ लोग होते हुए तो बहुत डिटैच्ड से है ना, मतलब फैमिली का एनवायरनमेंट भी सब कुछ ठीक रहा हो, बट वो है ही खुद, वो इंटरनली ऐसे डिटैच्ड है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी हो रहा हो मम्मी को या पापा को, तो मतलब हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो तुम लोग को क्लास में पढ़ा रहे थे ना, अगर इस क्वेश्चन को याद रखना अगली क्लास में तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए तुमको इतना समझा दूं कि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, मतलब अब सारी सिचुएशन ठीक है, यहीं पे वो आता। अभी हमने बताया था ना, एक्सटर्नल मिलुई, इंटरनल मिलुई। मतलब तुम्हारे इस डिस्टरबेंस के लिए एक्सटर्नल मिलुई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इंटरनल मिलुई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक्सटर्नल मिलुई की बात है जो अभी हम कह रहे थे, ये सब ठीक है, तो इंटरनल मिलुई का भी तो रोल है। जहां ये सब ठीक है, इंटरनल मिलुई का रोल है, नाउ देयर इज नीड ऑफ मेडिसिन इज मोर इंपॉर्टेंट। जहां तक एक्सटर्नल मिलुई का सवाल है, यू नीड काउंसलिंग, यू नीड करेक्शन, यू नीड मैनेजमेंट। समझ में आया? तो अब ये जब एक्सटर्नल मिलुई या इंटरनल पढ़ाएंगे ना, तो इस तरह का एग्जाम्पल पूछना, ये और ज्यादा वहां पे क्लियर होगा। ये वही फैक्टर है कि हम तो बाहर वाले, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बड़े एक तरफा हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, बस हर चीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल। यहां पे चीज बिगड़ जाती है। हमेशा ना हमको बहुत एक
360 भी बोलेंगे तो ये भी कम है, बिकॉज 360 बोलने से क्या होता है, एक डायमेंशन कवर होता है। अगर हम ऊपर से किसी भी चीज का 360 व्यू लेते हैं तो वो एक ही डायमेंशन कवर करता है, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन, चौथा डायमेंशन वो कहाँ गया। तो जितना पॉसिबल हो उतना डायमेंशनल एंगल से पूरा 360 कवरेज करके फिर चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा निकल सकते हैं, और तभी एक ही सर्कमस्टांसेस में डेवलप हुए सिचुएशन का मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है, और किसी एक तरह के रिएक्शन का मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है। और इसको आप हनीमैन के डायरेक्शन में देखोगे, ये जो कह रहे थे ना क्रोनिक डिजीज में पढ़ाएंगे, स्पेशली हम एलोपैथी में सुनते होगा ना इडियोपैथिक। क्या होता है इडियोपैथिक? मेडिसिन बेटा उसको बोलते हैं आइट्रोजेनिक। नहीं वो हाइड्रोजन इडियोपैथिक Unknown जिसका कोई कॉज वो बता नहीं पा रहे हैं, तो Original जिसका नहीं कॉज बता पा रहे। आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये वही है जो आपने कहा। और हनीमैन कहता है ये वही है जिसके पीछे मैज़म होता है, बाकी सबके पीछे तो दूसरा बाहरी कारण होता है, दैट नीड्स करेक्शन। और ये वो कारण है दैट नीड्स मेडिकेशन, स्पेशली एंटी मैज़मेटिक मेडिकेशन। और बाकी जिसके लिए कारण मिल जाए, that means you are very much close to getting causa occasionalis, getting close to maintaining cause, getting close to such type of exciting or maintaining factors. You need correction. लेकिन जहां आप कुछ भी करेक्शन करने को नहीं है, कोई भी वजह नहीं है, that is medicine. और इसी वजह से हनीमैन कहता है कि बिफोर ट्रीटिंग द एनी क्रोनिक डिजीज यू मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई whether there is any correction or alteration, any correction is required for alteration in your lifestyle, whether this condition is due to abrupt and prolonged medication. जब ये दोनों ही नहीं मिले, जैसा भी कहा तुमने कि कुछ भी नहीं मिला, now this is the possibility of mass, this is the possibility of internal milieu. और उस क्लास में वो जो अभी बताया है ना, आज फोटो अगले क्लास में याद जरूर रखना, तो बना लोगे पहले तो मेरा आधा काम थोड़ा हो जाएगा शॉर्ट, और फिर वहीं से आपको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि देखो यहाँ ये वाला इसने किया, ऐसे मेडिटेशन किया और ये ठीक हो गया, तो कहाँ 100% मेडिटेशन से ठीक हो जाता है? नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना हमने तो ऐसे किया तो ठीक हो गया मेरा ये बीमारी। अब कुछ लोग दवाई से ठीक हो जाता है, फिर 100% नहीं होता। हम उस केस में अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये मेडिटेशन का पार्ट है, मतलब साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, करेक्शन ऑफ एनी सॉर्ट, और ये मेडिसिन का पार्ट है, तो फिर हम जहाँ दरवाजा है वहां पे अड़के खड़े होते हैं, जहाँ दीवार है वहां पे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। फेल्योर। जब ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आधा तो आप एडवाइस से ठीक कर लोगे, और जिसका कहीं ठीक हुआ स्पेक्स पे देखो किस ओरिजिन से है, और जहां ये रीड है वहां नीड है। बहुत सारे जगहों पे आपको देखोगे मेडिकेशन के साथ साथ मेडिटेशन, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और साइकोथेरेपी, काउंसलिंग का मतलब सिर्फ साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल वो करेक्शंस नहीं होता है, एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस। हम आधे टाइम पे तो डाइट रेगुलेटेड परसेप्शन नहीं कर पाते, डिफिशियंसीज रिलेटेड परसेप्शन नहीं कर पाते, इन्वायरमेंटल डिफिशियंसीज और डिफेक्ट्स को लेके हम जज नहीं कर पाते कि ये कौन से इन्वायरमेंट में, अभी जैसे बता रहे थे ना तुमको मेडिकल ज्योग्राफी की बात, तो आपको ये असेसमेंट नहीं हो कि यहाँ पे किस तरह का इंडेमिक कंडीशंस ज्यादा है, तो आपका ट्रीटमेंट प्लान उस तरह का नहीं होगा। खैर, और कुछ? आपने कहा कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैज़म्स बताएंगे। ये तो क्लास में बोला।
तो बताइए। लास्ट में लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में आपने बोला था। तो वही तो शुरू किया था अभी, हाँ, तभी तो बताया था पैथोलॉजी से लेकर आइडेंटिफिकेशन ही पे तो हम आ रहे थे। ये जो आइडेंटिफिकेशन नहीं जानते हो इसीलिए तो आप लोग पैथोलॉजी को मैजम समझने लगते हो। आप ग्लोब्यूल्स को बेलाडोना समझने लगोगे तो किसकी गलती है? फर्स्ट ईयर से वही सुनते आए हैं, तो सर हम फिल्टर आउट कैसे करें ना। अभी लास्ट केस में भी हुआ था, अब टीचर नाम नहीं, तो वो एक उनमें लड़की थी, वो गिर गई थी, उन्हें पहले कैंप लगाया। सीधी सी बात है, सपोज करो हम आपको बताएंगे कि ये आपकी कॉपी है, ये ए है, हंसी आ रही है क्यों? हम बोल रहे हैं ये ए है। को पता है ये क्या होता है, कैसे आ रही है, क्यों पता है? कहाँ से पता है? पहले से किसी ने बताया है। किसी ने बताया? वो गलत बताया हो तो? नहीं, जहाँ लिखा था वहां पढ़ा था। तो अभी जो हम बता रहे हैं वो कहाँ लिखा है? अब दूसरी बात कि इसी को आप जर्मन में पढ़ो तो कैसे प्रोनाउंस करोगे? बी जैसे ही ऐसे करके लिखा होता है, ग्रीक में बेटा, कैसे प्रोनाउंस करोगे? बेटा, कहाँ से सीखोगे? किताब से या उसके लिटरेचर से, जर्मन लिटरेचर से, चाहोगे ना? लिटरेचर से। तो अब जब हम होम्योपैथी में बता रहे हैं कि ये ए है तो हम कहाँ से दिखाएंगे तुमको? होम्योपैथिक लिटरेचर से। होम्योपैथिक लिटरेचर से ना, यही। अब होम्योपैथिक लिटरेचर में इतना ग्रेड है लिटरेचर का, है? एक तो किताब है नहीं, अनगिनत ऑथर है, कर लोगे तुम बनोगे, ये बनेगा, हम जैसे को कौन पूछने वाला है? किताबों में दिखाई देंगी। तो सब की बात नहीं है, भीड़ अगर किसी को बोले कि वो चोर है तो सब चोर थोड़ी हो जाएगा। ऑथेंटिक कौन सा है? आप ऑथेंटिक कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, पैरामीटर क्या है, जस्टिफिकेशन किसको ज्यादा वेटेज किसका दोगे? केंट के अकॉर्डिंग आप इवेलुएट कर रहे हो तो मेंटल को फ्यूचर ज्यादा दोगे या पार्टिकुलर्स को ज्यादा वैल्यू दोगे? तो आपके होम्योपैथी में लिटरेचर को अगर आप मापो तो किसका वेटेज ज्यादा है? तो अब आपको पहले यहाँ देखना पड़ेगा ना कि यहाँ ये ए है, अगर है तो हम भी मानेंगे, उसके बाद ना ये, उसके बाद ना ये। अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, फिर आप देखोगे, आप पढ़ते हो कंप्लीट सिम्टम जब कहते हैं कि व्हाट आर द बेसिक नेसेसरी पैरामीटर्स, आंख बंद करके हर जगह इतने बार बोलने के बाद भी आप दो चार लोग सुधर गए हो तो अलग बात है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। अब ये कॉन्कोमिटेंट कहाँ लिखा है नेसेसरी? अब आप दिखा दोगे वो जो आपकी नोटबुक है, आप नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर जब आपको वही को बोनिंगसन में दिखाते हैं, उसी को जब आप स्टुअर्ट क्लोज में दिखाते हैं तो फिर देख रहे हो ना, तीन ही फैक्टर आ रहा है ना, फिर तो नहीं है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है? लेकिन वो आपके मार्केट में ज्यादा है, इसको इस तरफ कोई जानते नहीं, ओरिजिनली बस वही लेके चल रहे हो गद्दे में सब। विस्की की बोतल आपको किसी ने टॉनिक बोल के समझा दिया, अब लेके घूमते रहो उसको 2-2 चम्मच। तो समझो तो जाके, और समझने का सबसे बड़ा सोर्स तो आपके पास है, आप पहले जाके देखो। हम मटेरिया की बात करते हैं होम्योपैथिक लिटरेचर में, अब आप देखो ना कितने वेराइटीज ऑफ मटेरिया मेडिका, कितना सिम्टम्स कैसे लिखा हुआ है। अब सिम्टम्स की अगर ऑथेंटिसिटी को जानना होगा तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सोर्स बुक में जाएंगे ना, खाली प्यूरा ही नहीं, एक सोर्स बुक में जाएंगे ना। तो अब सोर्स बुक में जाएंगे तो अब कितना सोर्स बुक है, उंगली पे तो गिन सकते हो कितना है। हनीमैन्स का एक हो गया, और हेरिंग्स 2 हो गया, रिचर्ड ह्यूजेस, और कंप्लीट वाला है एलेंस, एलन का कंप्लीट वाला इंसाइक्लोपीडिया। बस। और कौन है बता दो? उसके बाद जितना है वो यहीं से तो निकाला है। तब आपको जाके तो वहीं पे जाना पड़ेगा ना पहले ऑथेंटिक देखने के लिए।
हम तो कोई सा भी वो हवा में लहराता हुआ मेट्री अमेरिका देख लेते हैं, पढ़ रहते हैं। हनीमैन बोल के गया of symptoms of the prover, phenomena of proving। और बहुत सारी आपको मेट्रिया मेडिका मिलेगी जिसमें हाइपोथेसिस ऑफ फिजिशियन लिखा होता है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा मसालेदार लगता है हमको, स्पाइसी लगता है, थोड़ा चटपटा, नहीं कुरकुरे जैसा। उसको पढ़ने में तो हमको चक्कर आना शुरू हो जाता है, हम उत्तर देखते नहीं। कितने ऐसे अच्छे जो भी आप लोग पढ़ने वाले हो, अपने आप में जज करो, अपने 5 साल सीनियर को देखो, हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, उनके पास ये क्लासिकल बुक्स है। पढ़ना तो दूर की बात है, अभी सिर्फ पूछना है पढ़ते हो। बुक है। फिर इनके पढ़ने का एक अपना अपना तरीका है, अपना अपना एस्पेक्ट है। वो इवन अगर आप इनिशियली इस क्लासिकल बुक को नहीं भी पढ़ते हो तो इनिशियली कम से कम आप क्लर्क डिक्शनरी पढ़ रहे हो, कंडेंस्ड हेरिंग पढ़ा, लिप्पी गरेंसे को पढ़ा, नहीं पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं कौन सा तो निकल के आ जाता है, नहीं नाम नहीं लेंगे हम, बस आप लोग समझ रहे हो। 20-20 पेज मेट्रिया मेडिका का पढ़ गए, एक फिजिकल सिम्टम नहीं। कितनी अच्छी कहानी लग रही है, वो कहानी है वो। तो ये सिलेक्शन भी अब हर कोई हर चीज उंगली पकड़ के थोड़ी बताया जाता है। मेडिकल प्रोफेशन में आए हो तो आपको एक मिनिमम एज क्वालिफाई करना पड़ता है ना, कि इतने वर्ष के हो जाओगे तब आओगे। इसका मतलब क्या होता है? नाउ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक डिसीजंस अबाउट योरसेल्फ। तो व्हेन यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ए डिसीजन, तो अब हर कोई उंगली पकड़ के थोड़ी समझाएगा। तो यहां तो डिसीजन कौन लेगा? अगर हम वही एक्सपेक्ट करते रहें कि टीचर आएंगे ये उंगली पकड़ के चलाएंगे तो थोड़ी चलेगा। स्टडी करिकुलम इन योर school life, study curriculum in your college life, and study pattern in your professional course is not in the same way। अब यहीं भी स्कूल की तरह ही बैठ के पढ़ाया जाएगा ऐसा थोड़ी है यार। you are also intelligent enough to choose and decide, अब that you have to do। ठीक है, तो अगली बार से अगर हम ये बोलेंगे कि ये सी है तो मान लोगे ना? नहीं, ये डी है। एक कोई नया सा इंग्लिश का वर्ड आपने सुन लिया बाई रेस्पेक्टेड शशि थरूर जी, मार्केट में बहुत आता है ना उनका बड़ा अजूबा यूनिक वर्ड्स, तो मीनिंग देखने के लिए कहाँ जाओगे? ऑक्सफोर्ड। इंग्लिश डिक्शनरी देखोगे ना, या हम जो बोल देंगे उसको मान लोगे, या वो जो बोल देगा वो मान लोगे, या फिर वो उर्दू का लोगत देखोगे? उर्दू का लोगत भी डिक्शनरी के टाइप होता है। तो ऑथेंटिक पता है ना आपको कि इसका कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ क्यों नहीं जाते हो? चलो तुम्हारा टाइम हो गया खाने पीने का, जान है तो जान है, खाओ पियो मस्त रहो। पढ़ाई में ना एक चीज हम बार बार बोलते रहते हैं कि कम पढ़ना अफोर्ड कर सकते हो, गलत पढ़ना या आपको एक दिन सिर्फ आपको नहीं आपके सिस्टम को ले डूबेगा। इसलिए कम पढ़ लो तो चलेगा, गलत पढ़ने से पहले 10 बार सोचो आगे। आप अपना टाइम भी मेहनत करते हो, आप अपना खर्चा भी करते हो, यूटिलाइज भी करते हो, इंटेंशन भी लेते हो, आपके अंदर बैठ भी जाता है वो गलत। और ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन इतना स्टिकी होता है कि जल्दी साफ करने से धुलेगा नहीं। इसके अंदर एक नेचुरल स्टिकीनेस आता है, एवरी रॉन्ग थिंग।
आप अनगिनत टाइम देखोगे लोगों को अच्छाई पे रास्ते पे चलने के लिए मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत छोड़ दोगे, बुराई खुद ब खुद आ जाएगी साथ में। इसके लिए खोजना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग इनबॉर्न नेचुरल स्टिकीनेस, इट विल अट्रैक्ट यू। उसी तरीके से यहाँ भी सही पढ़ने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वो नहीं करोगे एफर्ट, गलत वाला खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। एक उर्दू का शेर है, बस एक गलत कदम उठा था राह शौक में, बस एक गलत कदम उठा था राह शौक में, फिर तमाम उम्र मुझे मंजिल खोजती रही। मतलब एक लाइफ में गलत स्टेप ले लिया, बैकआउट नहीं कर पा रहे हैं। शौक में क्योंकि एक अब- गलत स्टेप ले लिया और अब मंजिल नहीं मिल, दूर तक नहीं मिला। ये जो अभी आपका स्टेज है ना लाइफ, सपोज कर लो ये अभी बहुत दूर जाने वाला है, यहाँ मंजिल है आपका, इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, किसी वजह से आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अब जब ऐसे कर दिए तो यहाँ तो यही भटके थे ना, जितना आगे चलते चले जाओगे देखो कितना दूर चले जाते हो मंजिल से। बस एक कदम भटके थे शुरू में और फिर जिंदगी के साथ इतने भटक जाओगे। इस शेर का एक इंडिकेशन हनीमैन के ऑर्गेनन के प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन में लिखा हुआ है। उसमें हनीमैन कहता है कि हम सच्चाई की तरफ जितना आगे बढ़ते चले गए, हम उतना ही ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इस पहाड़ जैसे अंबार लिटरेचर से दूर होते चले गए। अब मेरे इस शेर को उससे मिला कर देखना, हनीमैन्स फर्स्ट एडिशंस प्रीफेस। चलो खाओ पियो मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच।